के मित्र होंगे, आप लोगों के साथ साथ जब जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप देखेंगे कि अपने साथ वालों का प्रभाव आप पर भी हमेशा पड़ेगा। तो इसी प्रकार से मृदुला गर्ग के ऊपर भी उनके साथ वाली औरतों का प्रभाव हमेशा पड़ा है। मेरे संग की औरतें में पाठ में उन्होंने ये कैसे शैली में लिखा हुआ है, एक आत्म कथात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ है। आत्मकथा शैली क्या होती है, जिसमें हम स्वयं के बारे में या जो हमारे साथ रहे हुए होते हैं व्यक्ति, उनके बारे में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उन्हीं के बारे में लिखा है। चलिए, सबसे पहले पहरे में उन्होंने अपनी नानी का जिक्र किया है। तो मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आप लोगों को इसका सारांश बता देती हूँ। यहाँ पे लेखिका बताती हैं कि उनकी नानी को उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि जो है उनकी नानी की डेथ जो है लेखिका के पैदा होने से पहले ही हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी तीनों बहनों से अपनी नानी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और उसके बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। ठीक है, पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी, उनकी नानी कैसी थी। मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ परदानशी औरत थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री शब्द है यहाँ पर, ये होती है लॉ की पढ़ाई, यानी कानून की पढ़ाई। जो लोग जैसे वकील बनते हैं उसके लिए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो लेखिका की नानी हैं, उनके पति के बारे में जिक्र हुआ है। उनके पति जो हैं उनको शादी के बाद छोड़कर कहाँ चले गए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे। और फिर क्या हुआ था, जैसे ही वो वहाँ से आए थे उनके पति, तो उन्होंने पूरा जो रीति रिवाज है, अपनी जीवन शैली है, पूरी की पूरी क्या कर ली थी, विलायती। विलायती का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पूरी की पूरी उनकी जो जीवन शैली है वो विदेशी हो गई थी। विदेशी का अर्थ भी आप समझ गए होंगे। कैम्ब्रिज, यदि उन्होंने ब्रिटेन से पढ़ाई की है तो उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली अंग्रेजों जैसी ही हो गई थी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, लेकिन नानी जो है, नानी के ऊपर उनकी जीवन शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और न ही नानी ने कभी भी इस बात का विरोध किया कि उनकी जीवन शैली आपने अंग्रेजों की तरह क्यों बनाई हुई है। तो इस पैराग्राफ का आप समझ ही गए होंगे, उन्होंने इतना सही बोला है। लेकिन पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। मुँह जोर मतलब कि बहुत ज़्यादा डर जाना। क्या कहती हैं, जब लेखिका की माँ, यहाँ पे लेखिका अपनी माँ के बारे में बता रही है कि जब उनकी माँ केवल 15 वर्ष की थी तब उनकी नानी की क्या हो जाती है, वो बिल्कुल मृत्यु के मुंह में पहुँच जाती हैं। तब उन्होंने नाना से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। तब नानी ने अपनी एक इच्छा जताई, और क्या इच्छा जताई कि वो एक उनके पति के एक दोस्त थे यहाँ पे, प्यारेलाल शर्मा। आप लोगों को इस नाम को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से नानी से एक प्रश्न बनेगा कि नानी को प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी, क्यों मिलना चाहती थी। एक तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे। सब दंग क्यों रह गए, क्योंकि नानी ने अंत समय में उस अलग एक पुरुष को बुलाने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर्दानशी औरत ने प्राय मर्द से क्या खुद अपने मर्द से भी मुंह खोलकर बात नहीं की। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि लेखिका की नानी ने कभी अपने पति से भी, यानी कि पर्दा प्रथा उस समय में इतनी ज़्यादा विद्यमान थी कि वो अपने पतियों से भी पर्दा करती थी। तो अचानक से उनकी ऐसी इच्छा सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि जिस औरत ने कभी अपने पति से पर्दा ना उठाया हो, वो किसी अन्य पुरुष से किस प्रकार से बातचीत कर सकेगी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत मतलब समय को समझते हुए उसकी लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज मतलब बहुत ही चौंकाने वाला सच था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यहाँ पर नानी किससे बात कर रही है, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से बातचीत कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि मेरी लड़की का यदि आप उसके लिए लड़का देखेंगे तो वो आप देखेंगे। मेरे पति तो साहब हैं। यहाँ पर एक व्यंग कर रही हैं, मेरे पति तो साहब हैं, अर्थात वो तो अंग्रेजों के ही जीवन शैली में रंगमंच गए हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार मतलब अंग्रेजों की चापलूसी करने वाला व्यक्ति,
तो उन्होंने अपने पति को कैसा बताया कि उनके पति तो साहब हैं और अंग्रेज़ों की चापलूसी करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मैं अपने पति अपनी बेटी के लिए मैं ऐसा दामाद अपनी बेटी का ऐसा वर नहीं चाहती कि वो भी अंग्रेज़ों की चापलूसी करें। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। अब यहाँ पे चौंकाने वाली बात क्या है कि जिस औरत ने कभी घूंघटा नहीं उठाया और जिस औरत ने कभी किसी क्रांति में भाग नहीं लिया, लेकिन मरते वक्त उसने ऐसी बात कही जो उसके देश प्रेम की भक्ति भावना को यहाँ पे दर्शा रही है। यानी अब हम ये नहीं कह सकते कि केवल जो क्रांति में भाग लेते हैं केवल वो ही हमारे देश प्रेमी हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश प्रेमी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ना तो क्रांति में भाग लेते हैं और ना तो चुप रहते हैं, लेकिन वो देश के लिए हमेशा सोचते हैं। यहाँ पर जो लेखिका की नानी है वो भी कुछ इसी प्रकार के स्वभाव की थी। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। निजी जीवन मतलब कि उनकी नानी के जो विचार हैं वो बहुत ही खुले विचारों की औरत थी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से ज़रूर जीती रही। पारंपरिक घरेलू उभाव और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा थी। यहाँ पर ये कहने की बात है कि भले ही आपने क्रांति ना की हो, लेकिन यदि आप अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रख पाते हैं तो वो भी आज़ादी का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है। तो बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनने वाला है आप लोगों का कि नानी की अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने प्यारेलाल शर्मा को ही बुलाकर अपनी कौन सी इच्छा जाहिर की। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम होंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप समझ गए होंगे, ये था लेखिका की नानी का परिचय, जो कि बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी प्रिय थी और उन्होंने जो है अंत में अपनी इच्छा जाहिर की। प्यारेलाल शर्मा के यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी आते हैं। उनके पति के रंग ढंग की यहाँ पे बात की गई है कि उनके पति किस प्रकार से अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे और उन्होंने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी, विदेश से की थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कोई कुछ भी विद्यमान नहीं था, जबकि उनकी जो नानी थी वो अनपढ़ थी, घर में रहने वाली एक औरत थी, लेकिन देश के प्रति उनमें बहुत ही प्रेम भावना, राष्ट्रकूट की भावना जो है, राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। चलिए अब जो है हम परिचय पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि मेरे संग की औरतें आप समझ ही गए होंगे कि मेरे साथ की औरतें, तो लेखिका मृदुला गर्ग ने जो है उनके साथ में जो औरतें थी उनका परिचय इस पूरे पाठ में दिया है। अगला जो परिचय देती हैं लेखिका वो देती हैं अपनी माता जी का। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं लेखिका कि उनकी माँ यानी उनके लेखिका के जो पिता हैं वो पढ़े लिखे थे, क्रांतिकारी भी थे और क्रांतियों में भाग लेने के कारण ICS बोलते हैं, आज इसकी फॉर्म चेंज हो गई है, IAS अधिकारी, जो एक जिले का DM होता है, ठीक है, वो एग्ज़ाम उनको नहीं देने गया था। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुश्तैनी पैसा मतलब बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति वो नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर इनका चनका खा जाती। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो है लेखिका की माँ के विशेषताएं बताई जा रही हैं कि उनकी माँ के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी? सबसे पहले तो माँ जो है गांधी जी के विचारों को यहाँ अनुसरण करती थी। दूसरा क्या है कि वो इतनी पतली थी कि खादी की साड़ी भी उन्हें बहुत भारी लगती थी। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। मतलब कि इतनी ज़्यादा पतली है वो कि जिस तरीके से कि पतले से कपड़े को हम जल्दी से पानी में वॉश कर देते हैं और फिर जल्दी से सुखा देते हैं, इस प्रकार से उनकी दादी उनका उपहास करती थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली है कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना
पक्के साहब माने जाते थे। यहाँ पे जो उनके नाना जी की बात है, उनके नाना जी कैसे थे, वो भी अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले थे और उनका खानदान कैसा था, साहबों वाला खानदान था। लेकिन उनकी माँ को जो है साहबों वाले खानदान से माना जाता था, इसलिए उनकी माता जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं आती थी। तो ये समझ गए होंगे, हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वालों भी साहबों से खास अभिभूत है, मतलब उनकी माता जी जो है साहबों के खानदान से मानी जाती थी, इसलिए उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। तो ये अपने नाना की बातें यहाँ पे लेखिका बता रही हैं। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहा, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भले कि हमारे आज़ादी लड़ने वाले लोग जो हैं उनकी वैल्यू हमारे समाज में उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी। बहुत ज़्यादा वैल्यू किसकी थी, जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, जो विदेशों से पढ़ाई करके आते थे। तो यहाँ पर ये एक तरीके से लेखिका ने व्यंग्य किया है, हमारे समाज की उस समय की परिस्थितियों को दिखाया है कि उनके घर में भले ही उनके पिताजी जो हैं